परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। जितनी भी ए की सेवाएं, कमिटेड सर्विसेज हैं, उन सब में हिस्सा लेते हुए मैंने अपने टर्म पूरी किए हैं और आज भी ए के तत्वों पर आधारित ए की सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें बहुत हद तक यश आता है परमात्मा की कृपा से, मेरी उच्च शक्ति के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो दीवालखोर आदर्शवादी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ऊंचे आदर्श रखते हैं, लेकिन उन आदर्शों को पूरा करने की उनमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है। जो तथाकथित क्षमताएं हैं, उनका इतना स्खलन हो चुका है कि वो लगभग दिवालिया हो चुका है। ये लाइन बिल ने 12/12 में ट्रेडिशन 6 में पहली बार यूज की और उसके बाद ए कम्स ऑफ एज में भी आई। और हमारे जैसे शराबियों को ये एक दिशा देती है, ये समझने के लिए मैं क्या हूं, मैं क्या हो गया हूं, और मेरे प्रयत्नों में ये वाक्य, ये ऐसा आदर्शवादी जिसका दिवालिया निकल चुका है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, ये हमारे कैसे काम में आती है। अब अगर थोड़ा सा हम आदर्शों को समझें कि आदर्श बनते कैसे हैं, तो इसमें हर कोई अपने बचपन में जाके देख सकता है। बचपन में हमारी जो भी परिस्थिति हो या जिनने हमको प्रभावित किया, वो सभी हमारे आदर्श के रूप में आ जाते हैं और हम उनको कॉपी करके उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे शारीरिक बल में हमने किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देख लिया, तो वो चीज हमारे एक आइडियल, एक आदर्श के रूप में हमको दिखने लग पड़ती है। यार, बॉडी बनाने का तो इसके जैसा, और हम कुछ प्रयत्न करने लग पड़ते हैं। धार्मिक मामलों में हमारे आदर्श हो जाते हैं। माँ और पिता तो आदर्श होते ही हैं। इसके अलावा हम जैसे जैसे अपनी बचपन के वो जो पर्सनालिटी बनने के दिन होते हैं, वो व्यक्तिमत्व बनने के दिन होते हैं, उन सभी दिनों में हम ऐसे आदर्श बटोरते जाते हैं और ये सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। शायद इनके बारे में हम कभी किसी को बोलते भी नहीं हैं और मन ही मन हम इनको पूरा करने का प्रयत्न बनाने लगते हैं। कोई फिल्म का हीरो होता है, उसका कोई जीवन शैली, ये सारे, हाँ यार, काम करने का तो इसके जैसा। पैसे के मामले में, सेवा के मामलों में हम ऐसे बहुत सारे आदर्श बनाते जाते हैं और अपने आप से ये बोलने लगते हैं कि अगर होगा तो ऐसा है यार, ये मस्त आइटम है, ये मस्त काम है, ये ऐसा ही करना चाहिए। और इनके साथ में जीते जीते हमारे जीवन में, मेरे जीवन में शराब आई और मेरे क्या आदर्श थे, मेरी क्या जरूरतें थी, मेरे क्या अपने बारे में विचार थे कि सबसे पहले तो शराब से नफरत करता था। तो मेरे आदर्श जीवन में शराब को या किसी भी नशे को कोई भी स्थान नहीं था। मेरे पिताजी अफीम भी खाते थे, शराब भी पीते थे। मेरे आसपास के लोग, मैं जहाँ पे वर्कशॉप में पला बड़ा हुआ हूँ, थाना में जहाँ पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वो जगह आज से 40 साल 50 साल पहले वैसी नहीं थी जैसे आज है। तो आपस में, आसपास में जो भी लोग थे, वो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास या गरीब ही थे, मैं बोलूँ। तो ऐसे में जो परेशानियां थी, उनके विपरीत मैं आदर्श बनाता था। मेरे सारे परिवार में कोई ग्रेजुएट नहीं था। मेरे मतलब पूरे खानदान में मैं कहूँ, कोई भी 10वीं के आगे नहीं गया था। तो पढ़ाई लिखाई में आदर्श थे, हाँ यार, एक एकदम, मतलब मैथमेटिक्स और जो भी है वो समझ के इंजीनियर तो बनना ही है, पायलट बन सके। देश की सेवा के आदर्शों की बात होती थी तो फिर सेना में जाना है, वहां पे देश की सेवा करनी है। सिख धर्म से हूं तो कोई भूखा ना रहे। माँ बाप की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो किसी ने श्रवण की कहानी कभी मुझे सुना दी, सुनने में आ गई, तो वो अपने अंधे माँ बाप को
वो टोकरी में आगे पीछे डाल के यात्राओं पे लेके जाता था। मेरे को लगा हाँ यार, सेवा तो ऐसी। और जैसे जैसे एक आदर्श के बाद दूसरा कोई और अच्छा, उससे बेहतर, उससे ज्यादा चमकीला, उससे ज्यादा कामयाब कोई चीज मेरे नजर में आ गई, तो मैं अपने पुराने आदर्श को छोड़ करके उस नए आदर्श की तरफ बढ़ पड़ता था। तो इस प्रकार से बहुत कुछ बटोरा, हम सभी ने बटोरा, मैंने भी बटोरा। और ये बटोरते हुए जब मैं इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता था, तो जो परेशानियां आती थी वो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को लगाती थी। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने बचपन में, हमारे यहाँ एक पायलट आते थे, हमारे रिश्तेदार। वो पायलट भी थे और उनकी बॉडी बहुत खूबसूरत थी, एकदम डोले शोले, स्मार्ट पर्सनालिटी जैसे पायलट्स की होती है ना। छोटी छोटी दाढ़ी पगड़ी बांधे, सफेद कपड़ों में आए, 6.25 फुट लंबा सरदार। वो ऐसा लगे कि जैसा यार वाह, ये होता है सरदार, ऐसा होना चाहिए। और मन ही मन मैंने वर्कशॉप के अंदर ही कुछ डंबल शंबल बना लिए। और हमारे सामने तबेला था, उसमें दूध दूध पी के कुश्ती वुश्ती करते थे। तो उसमें जाके मैंने वो जुगाड़ करने शुरू कर दिए। ये मैं आपको पीने के पहले की बात बताता हूँ। और चूंकि एक बहुत बड़ा आदर्श बना लिया था, और एक मेरे मन में हमेशा भावना रहती थी, मैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। ये मेरी समस्या थी। खैर, आतुर सभी होते हैं। और मैं दंड बैठक पेलने लगा। और शुरुआत के 15 दिनों में इतना जोर लगा लिया मैंने कि मैं बीमारी पड़ गया। मेरे पेट में इतना दुखने लग गया कि पूछो मत। डॉक्टर के पास ले जाया गया, जुलाब चालू हो गए, ये वो। लोगों ने पूछा तो भी मैं उतना नहीं बताया। फिर कुछ लोगों ने बोला, अरे ये तो बड़ी मेहनत, पहलवानी करने का, पहलवान बनने का इसने ठान लिया है, ये वो। 1-2 दिन में ही बनना चाहता है। और मेरा वो, जब भी ये सबके सामने आया और सब लोगों ने जब बोलना बोलना चालू किया, तो मेरे को सहन नहीं हुआ। मेरे को बचपन से ही कोई अगर मेरे विरोध में जाता था या मेरे को कोई सुझाव देता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मैं बड़ा ही शर्मीला सा बच्चा था। और फिर क्या किया मैंने, मैंने उसके बाद छोड़ ही दिया। मैं उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मेरे आदर्श इतने तगड़े थे और उनको मैं इतनी जल्दी पाना चाहता था। और उसके लिए लगने वाली नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या मानसिक ताकत, जो उसके ऊपर लगन और पैशन लगता है, वो मैं लगा नहीं पाया। लोगों ने जब बोलना शुरू किया या मैं जब थक गया, तो मैं उसमें सातत्य रख ही नहीं पाया। और सातत्य का नहीं रखना, ये मेरे साथ शुरू से ही चलता आ रहा है। और ये एक मेरा अनुभव था। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया दोस्तों। मुझे याद नहीं, ये की याद है कि पीने के बाद मैंने जरूर कुछ ऐसे जुगाड़ किए होंगे, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी में कभी मैं जिम नहीं गया। मुद्दा आता है जीवन में शराब आने के बाद। जीवन में जब शराब आई, तो मैं जो नहीं कर सकता था वो करने की हिम्मत शराब देने लगी। रिस्क लेने की, झूठ बोलने की, लड़कियों से बात करने की, तरह तरह के सपने देखने की, औकात से बाहर के विचार करने की। और ये बड़ी मेरे लिए एक आजादी थी, क्योंकि मैं अपने वातावरण के हिसाब से मैंने खुद को आजादी ही नहीं दी थी। क्योंकि मैं 13 वर्ष की उम्र से ही काम पे लग गया था। और मनी मनी ये लग रहा था कि अब ये वर्कशॉप की धूल मिट्टी में अपना जिंदगी जाने वाला है। जैसे जैसे मैं लोगों को, बच्चों को खेलते हुए, स्कूल कॉलेज जाते हुए, साइकिल तक नहीं थी, वो देखता था। और मैं 12 घंटे काले कपड़े करके वर्कशॉप के अंदर कमर तोड़ काम करता था, तो मेरा न्यूनगंड बढ़ता गया था। मेरी कमतरता की भावना, मेरी आत्म करुणा बहुत दबी दबी रही थी। और जब जिंदगी में शराब आई और उसने जैसे इन सारे विचारों को तोड़ के रख दिया, और मुझे वो आजादी और वो हल्केपन का जैसे ही एहसास हुआ, मेरी दोस्त बन गई शराब। और फिर जैसे जैसे समा बढ़ता गया,
फिर मेरे आदर्श अभी कुछ और बनने लगे। अब कुछ पैसे वाले दिखने लगे मुझे, अभी कुछ डेयरिंग बाज दिखने लगे। धर्मेंद्र 20 आदमी रस्सी से पकड़ के रखते और जब ऐसा खींचता वैसा खींचता था, ऐसा लगता था यार ये। और अक्सर हमने फिल्मों भी मैंने यही देखा कि सिगरेट पीने वाला और दारू की बोतल हाथ में लेके वाला वो जो हीरो होता था, वो सच्चा होता था, लेकिन उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उसको फंसाया जाता था और वो अपनी सच्चाई साबित करता था पीते पीते। ये सारी चीजें भाने लगी। अब मेरे आदर्श थोड़े से अलग होते गए। बड़ा पैसे वाला गाड़ी बंगला सूट देख के भले उसने कैसे भी वो अपनाए हों, लगता था यार लाइफ हो तो ऐसा। और जब मैं उनको पूरा करने में जाता था और कठिनाइयां आती थी, तो मैं अपने आदर्शों को जो सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चल करके जीवन जीने के, जो बचपन से मिले थे मुझे, जो धर्म से मिले थे, जो माँ बाप से मिले थे, जो समाज से मिले थे, उनका टकराव होने लगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे नए आदर्श आ गए थे। वो पीने वाले थे, वो लड़कियों के साथ डांस करने वाले थे, वो मुजरा देखने वाले थे, वो सिगरेट पीने वाले थे, वो स्पीड से गाड़ियां चलाने वाले थे, वो कभी कभार चोरी भी करने वाले थे। ये सब चीजें उनकी जायज थी। और मेरे अंदर से आवाज आती थी, लकी ये ठीक नहीं है यार, ये गलत है। धीरे धीरे करके उन चाहतों को पूरा करने के लिए जो अंदर से आवाज आती थी ये गलत है, उसको मैं दबाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं दबाता गया और मानसिक तौर पे खुद को ये तैयार करता गया कि ये जायज है, मैंने वो सारे प्रिंसिपल्स जो प्यार, ईमानदारी, सच्चाई, इन सभी के आधार पे सहिष्णुता, लोगों की मदद करना, कृपालु होना, ये सारी चीजों का दिवाला निकलते गया। दिवाला इन द सेंस कि मैंने इनके ऊपर जब विश्वास करना ही बंद कर दिया, इनके ऊपर काम करना ही धीरे धीरे जैसे बंद कर दिया, और ये धीरे धीरे हुआ। इसको हम लोग स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी भी कहते हैं, एक नैतिक अधन पतन। तो ये जो नैतिक आदर्श थे मेरे, वो मेरे जो प्रोजेक्शंस थे, मेरे जो एम्बिशंस थे, उनके साथ में जब इनका टकराव होने लगा, तो मैंने अपने ध्येय पूर्ति को नहीं छोड़ा, मैंने इनको छोड़ता गया। जैसे जैसे इनके ऊपर विश्वास कम होता गया, वैसे वैसे इनके ऊपर क्रिया कम होती गई। और ये हम सभी जानते हैं कि जो चीज पे हमारा विश्वास न हो, जिसको हम इस्तेमाल में न लाएं, वो कमजोर और छोटी होती जाती है और एक दिन जैसे गायब ही हो जाती है। अब ऐसे में जो मेरी दौड़ थी, जल्दी से सब कुछ पूरा करना है, दुनिया से बहुत अच्छा करना है, और परफेक्शन की भावना धीरे धीरे आती गई। जैसे जैसे मेरा परफॉर्मेंस कम होता गया, पीते पीते जब मैं 17-18 बरस का हो गया था और मैंने जो कुछ भी कमाई उमाई करने की थी, ये दोनों चीजें साथ में चल रही थी। मैं अपनी कमाई के प्रति, काम के प्रति ईमानदार था, वैसा ही शराब के प्रति ईमानदार था। परिवार के प्रति भी मेरी ईमानदारी थी, सच्चाई से ही चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों में टकराव होने लगा और शराब पीने में ढेर सारा वक्त जाने लगा, मैंने वो काम के प्रति अपने आदर्श की, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कारीगर का बेटा हूं, मैं कारीगर हूं। और वो पिताजी बोलते थे ना, अरे कारीगर अपने काम से इतना प्यार करता है कि उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करता, उसको कारीगर बोलते हैं, उसका काम उसके लिए भगवान होता है। और मुझे पिताजी ने एक बात भी सुनाई थी, मेरी माँ ने सुनाई थी, कि पिताजी कोई लकड़ी का काम कर रहे थे, करते करते उनसे गलत हो गया, उनको वो गलती सहन नहीं हुई, बोल के हथौड़ी उठा के अपने हाथ पे ही मार ली। मेरे से काम कैसे गलत हो गया? मतलब इतनी अपेक्षाएं खुद से, कठोरता से, परफेक्शनिस्ट। मैंने क्या किया? मैंने जब देखा कि पीने के लिए लगने वाला समय और काम के लिए लगने वाला समय, उसमें जब कॉम्प्रोमाइज जब कम पड़ने लगा, पीने को ज्यादा समय
अपने ख्यालों की दुनिया में ज्यादा समय, तो काम के प्रति ध्यान हटते गया, हटते गया, हटते गया। ये तो काम की बात थी। जहां जहां टकराव होता गया, वहां वहां पे मैं नैतिकता को छोड़ता गया, नैतिकता पे विश्वास कम करता गया। और मेरे को शराब पीते पीते जो इच्छा पूर्ति होने वाली है, जो प्राप्त होने वाला है, वो प्राप्ति पे विश्वास ज्यादा ज्यादा बढ़ता गया। और इसी प्रकार से हमारा नैतिक पतन हो जाता है। घर में झूठ बोलने से बेशर्मी से झूठ बोलने पे आ गया। फिर कभी अगर तनाव की बात होती तो जाओ मैं नहीं करता हूं, तुमको जो करना है कर लो, अभी जाओ। माँ को भी बोलना शुरू हो गया, मैं कमा के देता हूं ना। मेरा जैसे जैसे नैतिक अधन पतन हुआ, वैसे वैसे जो मैं कर रहा था उसको मैं लोगों को बताने लगा। तुम्हारे को घर चला रहा हूं मेरे को। फिर मैं उनको दोष देने लगा। मेरे को एक तो बचपन से काम पे लगा दिया तुमने, मेरा स्कूल नहीं हो पाया, मैं 10वीं भी पढ़ा नहीं हूँ, कॉलेज भी नहीं, देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, इधर ऐसा नहीं है, इधर वैसा नहीं है, मेरा भाई शराबी था, और देखो ये भाई की क्या हालत है, समाज हमको पूछता नहीं है। ये सब बोलने का धैर्य मेरे को पीने के बाद ही आता था। पीने से पहले ये सारी चीजें मुझ में रोष भरती थी, लेकिन वो रोष निकाल नहीं पाता, बुज़दिल था मैं। और ये तनाव ने, ये टकराव ने मुझे नैतिकता पे विश्वास छोड़ना शुरू कर दिया, और मैं नॉन कन्फर्मिस्ट हो गया, रिबेलियन हो गया। यानी कि कोई कोई बात करने को बोलते थे तो मैं उसके साथ में कंफर्म नहीं करता था, नहीं ऐसा नहीं होगा, विरोध में जाने लगा, रिबेल करने लग गया, बंडखोरी जिसको बोलते हैं हम। और मेरे नाते टूटते गए दोस्तों, मेरा सच्चाई से नाता टूटता गया। जैसे जैसे मेरा जीवन तकलीफ में होता गया, मुझे याद है 20-22 साल की उम्र में आते आते लगभग शारीरिक तकलीफें शुरू होनी हो गई थी। और 23 वर्ष की उम्र में मेरी शादी इसी के लिए कर दी गई, ताकि इसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो ये कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, और वो पीते पीते ही मर गया था, अकाली मृत्यु 28 वर्ष की उम्र में। मैं तभी छोटा था, 14 साल का था। अब जब मेरी शादी करने की बात आई, तो कुछ भी नया संकल्पना आती है ना, तो मेरे जैसा शराबी अपने मन में ही उसकी एक संकल्पना बनाता है, अगर होना चाहिए तो ऐसा। अब नॉर्मली शक्ल सूरत में बाबा कोई हीरोइन से कम ना हो, खाना बनाने में मास्टर शेफ हो, इसमें ऐसी हो, उसमें वैसी हो, सेक्स के मामले में ऐसी हो, ये सारी कल्पनाएं हमारे हर स्टेज पे बनती हैं। और जैसे जैसे मैं काल्पनिक दुनिया में रहता हूं ना दोस्तों, ये सारी कल्पनाओं की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं खुद का घर नहीं, वर्कशॉप में काम करने वाला शराबी परिवार का बेटा, उसको कौन ऐसी लड़की देने वाला है। और जो लड़कियां आती थी वो बेचारी हमारी लेवल की ही आएंगी ना। और हम पतरे का घर था तभी हमारा, और वो छपरे के नीचे रहते थे हम। और फिर वो पूरी होती दिखाई देती नहीं थी, तो मैं उसके बिल्कुल विरोध में चला जाता था, बिल्कुल विरोध में। और फिर अबाउट टर्न मार लेता था, रिबेलियस। नहीं नहीं यार, ये बड़े लोगों के ये सब दिखावा है, ये धर्म वरम सब ये दिखाने की बात है। और मैंने ऐसी लड़की को चुना जो एक शराबी परिवार से थी। देखिए, हम बोलते हैं ना, ये बीमारी हमारे, ये मानसिक ऑब्सेशन और शारीरिक एलर्जी, ये हमारे नैतिक अधन पतन करने को लगाती है। मैंने सामान्य व्यक्ति, कम से कम सपोर्ट देने वाली फैमिली चुनेगा, और मैंने ऐसी फैमिली चुनी जहां पे मेरा पीना पहले दिन से ही जायज हो। ससुरा पीता है, साले पीते, तो कौन मेरे को आके रुकाएगा भाई। फिर ऐसे में मैं वो सब आदर्शों को भूल गया। गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, खाना बनाने वाली होनी चाहिए, शादी करनी थी क्यों, सेक्स चाहिए था, उतना ही मन में आया। और हमने वहां बोल के शादी कर ली। शादी करते टाइम भी जो भी झूठ झाट बोला उसको, बाद में वो सब कुछ भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये लड़की वैसी नहीं मिली है ना।
अगर मैं जैसा सोचा था मिलती तो उसके साथ में निभाने की बात है रे। फूल को रखते हैं ऊपर, ये तो क्या है, कांटा है। विपरीत हो जाते हैं हम। और एक दीवालखोर आदर्शवादी कैसा जिएगा? वह आदर्शों के विरोध में ही जाएगा। उसके पास उनको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि मैं सच्चाई से नाता तोड़ चुका था। मेरे को सामान्य व्यक्ति की जो नैतिक भावनाएं होती है, जिनके ऊपर विश्वास करता है, वो मुझे अब नहीं लगता था। इनफैक्ट मुझे भगवान का भी डर नहीं लगता था अभी। लोग बोलते थे बचपन में, माँ भी बोलती थी, लकी तू इतने गलत काम कर रहा है, देख तेरे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, उससे तो डर। और फिर मैंने उसको भी विरोध करना शुरू कर दिया। मैं उसको भी नॉन कन्फर्म करने लगा, अरे जो होगा भगवान होगा, देखी जाएगी। मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैंने किसी का ये नहीं किया। मैंने, यानी कि एक ऐसी भ्रामक दुनिया जिसमें मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ शराब के परिवर्तन में, और मेरा विश्वास सिर्फ खुद के विचारों में, बस। बाकी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। और इस संपर्क टूटने को हम लोग दिवालिया होना बोलते हैं। उनके ऊपर का विश्वास उठने को हम दिवालिया होना बोलते हैं। जैसे जिसके पास पैसे नहीं है और पैसे होने का ढोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे ये झूठा इंसान है रे, इसके पास बैंक में 1 रुपया नहीं, दिवालिया है, और बातें करता है करोड़ों की। ये फैक्ट्री ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैं उसी प्रकार से हो गया था। और आप सभी को याद होगा, एक कल्पना हमारे दिमाग में हमेशा घूमती थी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये पीना पिलाना सब बंद हो जाएगा, अपनी जिंदगी सेट हो जाएगी, और मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, दारू का भी झंझट नहीं, घर में लफड़ों का भी झंझट नहीं, समाज की इज्जत भी वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं भ्रामक कल्पना। ये पागलपन के पहले की स्टेज है। यानी कि मैं करना कुछ नहीं चाहता हूं, मैंने जो छोटे मोटे प्रयत्न किए हैं उनको प्रतिसाद मिला नहीं। इसकी वजह से अब मैंने प्रयत्न भी करने छोड़ दिए। लेकिन मन में कचोट तो आती है ना। तो इसके लिए मन बैलेंस करके लिए मुझे कल्पना बताता है कि एक दिन ऐसा आएगा लकी। वो एक दिन कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करने के लिए जो ताकत लगेगी, धार्मिक कह लो, नैतिक ले लो, आध्यात्मिक कह लो, वो मेरे पास नहीं थी। मैंने सारे खर्च कर दिए थे, उड़ा दिए थे, विश्वास निकाल लिया था। और ऐसे में जब मैं घुटने टेकता हूं, तभी मेरे पास कोई आदर्श नहीं होते दोस्तों। तब मन से एक ही आवाज आई थी, भगवान मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है। इसको हम बोलते हैं सच्चाई का क्षण, जिसमें कोई शर्तें नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, सिर्फ बचा ले भाई मेरे को। और कोई भी सहारा देता था, उसका सहारा लेने को तैयार होते हुए ऐसी मेरी जीवन की शुरुआत हुई। सच्चाई से शुरू हुआ जीवन था। लेकिन कुछ वक्त सोबरिटी के बाद वो मेरा आइडियलिज्म, वो मेरा परफेक्शनिज्म, वो अच्छी चॉइसों की चीज मेरे अंदर फिर से आने लग पड़ती है, फिर से आने लग पड़ती है। और मैं फिर क्या करता हूं? फिर मैं शराब से तो दूर हूं, लेकिन विचार वैसे ही रखता हूं। उसको बोलते हैं हम सेल्फ विल। और वो सेल्फ विल हमारी जिंदगी में तहस नहस करती है। एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है, जब भी हमको स्पॉन्सर चूज करना पड़ता है, तो हम ऐसा आइडियल रखते हैं ना, बाप रे बाप, बिल डब्ल्यू जिंदा हो तो उसी को स्पॉन्सर लेना है, दूसरा कोई भी नहीं। आई डोंट कन्फर्म टू, मैं किसी और चीज के साथ सहमत ही नहीं हूं। मेरे लिए दी बेस्ट, पायरियों पे काम करना है तो बेस्ट। अपने आप के ऊपर इतने कठोर नियम कर लेता हूं, और वो नियम के ऊपर जब ये चलने लग पड़ता हूं, तो मेरे पास विश्वास तो अभी पैदा हुआ ही नहीं है। मेरा प्रोग्राम ये बोलता है कि पहले कर, विश्वास आएगा। लेकिन शुरुआत करने के लिए कुछ तो शुरू कर। उच्च शक्ति की संकल्पना बनेगी तेरी, लेकिन कुछ तो है, इधर से शुरू कर।
लेकिन मैं तो चाहता हूं या तो बाप दिखा, नहीं तो श्राद्ध कर, अगर भगवान है तो सबूत दिखा मेरे को। मैं वो झमेलों में पड़ जाता हूँ। मैं सिर्फ डर के कारण शराब से दूर रहता हूँ। आइडियल्स तो बना लेता हूँ, परफेक्शनिस्ट का एटीट्यूड, क्योंकि वो तो बचपन से ही था, नंबर वन तो बनना ही था मुझे। अब रिकवरी में भी वही होड़ मेरी शुरू हो जाती है, और इसका कन्वर्जन हो जाता है हमारी जिंदगी में ऑल और नथिंग। अगर मेरे पास ये पायरियों पे बात करने को तो मेरे को ऐसा होना चाहिए, नहीं तो मैं बात ही नहीं करूंगा, प्रयत्न भी नहीं करूंगा। क्यों? जब भी प्रयत्न करता हूं तो ना तो मैंने विश्वास किया होता है, ना तो उसके बारे में कुछ पढ़ा होता है, ना किसी का ध्यान से सुना होता है। तो जब शेयरिंग को बुला लिया जाता है और मैं शेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ तब तब बब होता है। उसके बाद में मैं छोड़ ही देता हूँ, ढील लेने गया रहे ये सब झंझट झमेले। झूठ बोलती है दुनिया। ये सब ओल्ड टाइमर्स है ना, ये दिखावे के लिए इधर करते। घरों में सालों के सब वैसा ही है, सिर्फ शराब से दूर है। एक्चुअली मैं वैसा ही होता हूँ। अभी तक मेरा उन आध्यात्मिक तत्वों से मुलाकात हुई नहीं होती। मैं अभी भी घाई में होता हूँ। क्या घाई में होता हूँ? तो ये शराब वाली समस्या का टेक्निक सीख लूं, इससे निपट लूं। और मैंने करना क्या है शराब बंद करके? मैंने अपने वो बचपन की ध्येय पूर्ति करनी है। अब शराब बंद हो गई है। अब मैंने वो पैसे कमाने हैं फिर से। अब मैंने वो इज्जत कमानी है फिर से। अब मैंने ये करना है फिर से। अब मैंने ये करना है फिर से। और ये सब करने के लिए मुझे रोकती थी शराब। क्यों? क्योंकि जिसने प्यार किया, जब उसने ही जहर बन गई और मरने लगा, तब जाके वो गले का सांप मैंने उतारा था। नहीं तो मैं शायद उसको उतारता ही नहीं कभी। इसके लिए बिल कहता है कि भाई, हम जब अपना बॉटम हिट करते हैं ना, तल्ला जब जान की बारी आ जाती है, तो शायद कहीं हमको ये समझ में आए कि तेरे बारे की सच्चाई क्या है। लेकिन जैसे ही वो वक्त ठीक होता है, मैं इन सच्चाइयों को भूलने लग पड़ता हूँ दोस्तों। याद रखता हूँ, हाँ, पीनी नहीं है, लेकिन ये तो सब करना है। अब हम ध्यान से करेंगे। अब पहले वाली गलतियां नहीं करेंगे। और जब मैं उनका प्रयत्न करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से रिलेशनशिप बनाने की बात करता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास प्यार और विश्वास करके, श्रद्धा के साथ, मेरी मिसेस पत्नी के साथ वो मेरे संबंधों को पुनर्जीवित करने का धैर्य नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं फिर खरीदने लग पड़ता हूँ। मैं ले उसको होटल में खाना खिला, ले नोट का बंडल पकड़ा, ले तेरे को क्या करना वो कर। मैं भौतिक चीजों से उनका विश्वास जीतने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? मेरी बैंक्रप्सी चलती रहती है। मैं जो प्यार का, विश्वास का मैंने करेंसी यूज करना चाहिए, उसकी जगह में पैसे को और वस्तुओं को यूज करता हूँ उनको देने के लिए। बच्चों को समय देने की जगह अच्छे से अच्छे स्कूल में टीचर लगा दे, खत्म। मैंने किया ना तुम्हारे लिए। और मैं समझने लग पड़ता हूँ कि ये आदर्शों की पूर्ति ऐसे होती है। मैं उनको सही में पूरा करने के लिए दिवालिया हूँ, क्योंकि मेरे पास वो करेंसी आई ही नहीं है अभी तक। बिल कहता है ना कि हम क्या करते हैं, हम जीवन में ऐसे परफेक्ट गोल्स बना लेते हैं कि जिनको पूरा करना शायद किसी सुपर ह्यूमन को भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा मन सच्चाई का, उसको कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अभी भी रिकवर हो गया है, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में ही जी रहा है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है कि अचानक से कुछ हो जाए, यार ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए। उसकी प्रार्थनाएं भी वैसी होती है। भगवान, मैं दारू से दूर हूं, तो अभी मेरे को घर बंगला गाड़ी दे, नहीं तो तू है ही नहीं, तेल लेने गया, क्या विश्वास करके तेरे पे फायदा? पत्नी तो इज्जत करती नहीं है, ये तो लड़ती रहती है मेरे से। मेरे को लोग ऐसा देखते हैं, मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को लकी जैसा शेयरिंग, कुशन जैसा शेयरिंग क्यों करने को नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें मेरे को हाउंड करती रहती है। और इसी को बिल बोलता है, हम शराबी।
परफेक्शनिस्ट होते हैं और परफेक्शनिस्ट होने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो प्रयत्नों को लगने वाला साधन हम जुटा नहीं पाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, दिखावा करते हैं, बुरखे पहनते हैं और फिर एक दिन पर्दाफाश होता है। और जब पर्दाफाश होता है ना, तो फिर हम बंडखोरी हो उठते हैं। तेल लेने गया, नहीं चाहिए, जा, करूंगा ही नहीं। इसके लिए बिल बोलता है प्रोग्रेस रेदर देन परफेक्शन। और जब हम ये समझ पाते हैं कि ये सारी चीजें करने के लिए जो नैतिक खजाना चाहिए वो तो मैंने प्राप्त ही नहीं किया यार, मैं तो भौतिक प्रगति के पीछे ही लग गया। तो जब प्रेशर आता है मैं टूट जाता हूं, जब नुकसान होता है मैं बिखर जाता हूं। मेरी आने वाली तकलीफों की कल्पनाएं मुझे हिला के रख देती हैं, असुरक्षित कर देती हैं। मुझे जो ए ने जान बचाई थी, अब वो मीटिंग पराई पराई सी लगने लग पड़ती है, बोरिंग होने लग पड़ती है। क्या वही वही सुनने का रे, कुछ नहीं हो रहा है जीवन में। क्या फायदा एक ही मीटिंग में जाके, क्या फायदा बेवड़ों को मैसेज देके। साले हार चुके लोग हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं होना है। दिल कहता है ध्येय को बदलो भाई, हम ध्येय बदलना नहीं चाहते। दिल कहता है कि ये ध्येय पूरे होंगे, लेकिन पहला ध्येय है एक उच्च शक्ति की प्राप्ति, फाइंडिंग फेथ, श्रद्धा की प्राप्ति। और उसी माध्यम से तो बिग बुक लिखी गई थी। हमारी समस्या थी हमारे में किसी ऊर्जा का, पावर का न होना। और वो पावर मिली हमें शराब ने। और उसके साथ में हमारी इंद्रियों सुख की इच्छा को उसने जब पूरा करना शुरू कर दिया, तो हम नैतिकता से वास्ता छोड़ते गए। फिर रेड लाइट एरिया में जाना है तो फिर अनैतिक नहीं लगता है, फिर वो जायज लगता है। फिर वो बीवी से कुछ ऐसे सेक्स की अपेक्षा करना जो कि अनाप शनाप को, तो जायज लगता है, नाजायज नहीं लगता है। इस प्रकार की हुई बैंक्रप्सी जब चलती रहती है, तो वो आध्यात्मिक जागृति सिर्फ एक ही मामले में आती है, और वो है शराब के मामले में बस। तो बिल कहता है कि हम शराब के आगे तो हार मान गए, लेकिन जिंदगी की अस्त व्यस्तता को हम समझे ही नहीं। हम अपने पास्ट के, भूतकाल के बोझे को समझे ही नहीं। हम जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे के प्रेरणाओं को हमने समझा ही नहीं। और हम सोचते हैं कि सिर्फ शराब से दूर रहने से ही हम सामान्य हो जाएं। ये वैसी भ्रामक कल्पना है जैसी पीते पीते आती थी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा मैं लिमिट और कंट्रोल में पीने लग पड़ूंगा, पैसा पानी सब आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत कुछ चीजों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और अपना नैतिक स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। और वो होता है आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से ही। धीरे धीरे करके मैं वो आध्यात्मिक ध्येय बनाने लग पड़ता हूं, बनने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां माफक नहीं होती, वो तोड़ती हैं तुम्हारे को। मैं अपने संबंधों में टूटा हूं, मैं अपने बिजनेस में टूटा हूं, मैं बहुत चीजों में टूटा हूं, सोबराइटी में टूटा हूं, रोया हूं, आक्रोश से भगवान के साथ में झगड़ा किया है। अरे मैं इतने लोगों को मैसेज दिया, मैं सेक्रेटरी हूं मीटिंग का, साले कुछ तो दे दे, कैसे कैसे को दिया है, मेरे को भी दे, क्यों नहीं देता है। मैंने ये सब काम किया है दोस्तों। आप भी अगर अपने अनुभव में झांक के देखो तो वो परफेक्शनिस्ट जिंदा है, बहुत बड़े बड़े आदर्श बनाता है। उनको पूरा करने के लिए एक पैसे का ध्येय नहीं है, एक पैसे का विश्वास नहीं है, एक पैसे का श्रद्धा नहीं है। बैंकरप्ट है साला, दिवालिया है, सोच बड़ी रखता है।
अब शुरू होता है आत्मिक खुराक। आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? आध्यात्मिक प्रगति सच्चाई को समझ के उसको अपनाने से पहला कदम है उसका। जैसे मैंने अपनी अवस्था शराब के मामले में स्वीकारी, तो मेरे अंदर एक उस रिलेशनशिप में जागृति हुई, और वो जागृति ने मेरे को ए के अंदर टिका के रखा। अब जीवन की तरफ देखना पड़ेगा, मैं बनना क्या चाहता था और क्या बन गया। क्या सिर्फ अकेली शराब ही उसके लिए थी क्या? नहीं, कुछ और भी होगा यार, कुछ और भी होगा। वो देखना पड़ेगा, और वो देखने की शुरुआत दूसरे कदम से शुरू होती है, जब मैं विश्वास करने को तैयार होता हूं किसी उच्च शक्ति पे, मन खुला रखते हुए। क्योंकि अब मैंने जिम्मेदारी ली है कि बाकी सब चीजें छोड़ो। पहले मेरा जो अधन पतन हुआ है, पहले मेरे पास जो मैं बिन थाल पेंदे के लोटे की तरह डोल रहा हूं, इसको कोई फाउंडेशन तो दूं यार। नहीं तो ये हवा के झोंके की तरह समस्या आएंगी और मेरा सब कुछ उखाड़ के ले जाएगी। तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, ये सब मुझे सच्चाई से सामना करवाते हैं। मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं चला सकता, मेरी इच्छा भागती है। मेरा थिंकिंग और लिविंग दोनों गड़बड़ है। ये ऊपर वाले तू संभाल, इसका अर्थ ये होता है कि मैं अब जोर नहीं दूंगा अपनी इच्छाओं पूर्ति की। अब जो सामने है उसको करूंगा, जो मेरे से अपेक्षित है उनको करते जाऊंगा, और जो मेरी अपेक्षाएं हैं उनको अभी पिक्चर में नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरी अपेक्षाएं भ्रामक हैं। वो अभी तक सही नहीं हुई है। मेरा मन, मेरी आत्मा अभी तक उतनी स्वस्थ नहीं हुई है कि वाजिब अपेक्षाएं कर सके। और जितना बड़ा खड्डा, उससे दुगनी अपेक्षा, हारे हुए जुआरी की तरह। जुआरी जैसे जैसे हारता जाता है ना, वैसे वैसे वो बड़ा दाव लगाता है। क्यों? क्योंकि छोटे दाव में तो उसका नुकसान पूरा होने वाला नहीं है। जितना बड़ा नुकसान, उतना बड़ा उसको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाकर के अगर वो पूरा हुआ तो नुकसान भरेगा। वो मुझे गेम छोड़नी पड़ेगी अभी, और फिर देखना पड़ेगा कि ये स्खलन हुआ कैसे। सच्चाई से, ईमानदारी से ढूंढते हुए, अपने दोषों का सही स्वरूप देखना पड़ेगा, गलतियों का सही स्वरूप देखना पड़ेगा, किसी के साथ कबूल करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने अपने रिवाइवर ग्रुप में बड़े विस्तार से चर्चा की है। अभी भी हमारा 10वां कदम चल रहा है, इसके बाद 10वां कदम, 11वां कदम, 12वां कदम। मीटिंग के बाद वक्त मिलता है तो जुड़िए दोस्तों। और मैंने जब वो प्रयत्न करने शुरू किए, ये सब अपनी अपेक्षाओं को बाजू में रखते हुए, तो मुझे मेरे बारे की सच्चाई मालूम पड़ी, और ये भी पता चला कि आध्यात्मिकता की पहली खुराक, क्योंकि मैं आत्म केंद्रित इंसान हूं, इतना आत्म केंद्रित हूं कि मेरी दुनिया में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं होता है। अगर लोग होते हैं तो वापरने के लिए होते हैं। मैं किसी की कीमत मेरे से ज्यादा नहीं करता हूं। मैं किसी के लिए निरुद्देश्य से काम कर ही नहीं सकता हूं। तो सबसे पहला कदम बिल बोलता है कि हम जब इसके ऊपर प्रवास कर रहे होते हैं ना, तो हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस से शुरू करते हैं। इसके लिए जो दीवालखोर आदर्शवादी है, उनका एडमिशन होता है अध्यात्मा के शिशु वर्ग में। शिशु वर्ग बोलेगा तो मॉन्टेसरी हो गया। भले तुम 60 साल के हो, 50 साल के हो, भले तुम करोड़ोंपति हो, भले तुम शरीर से दारा सिंह हो, भले तुम ऐसे पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो सब बाजू में रख के तुम्हारे को मॉन्टेसरी के बच्चे जैसा खुला और उत्सुक मन रखना पड़ेगा, और उतना विश्वास रखना पड़ेगा कि टीचर जैसे भी बता रही है उसके साथ में चलें। मॉन्टेसरी के बच्चे को जैसे पता नहीं होता है कि उसको जो सिखाया जा रहा है उसका क्या करेगा, वो नहीं पता होता है।
लेकिन वो सीखता है ना, भले जबरदस्ती से सिखाया जाता है, बैठता है ना, उसको पता नहीं होता ये ए बी का कब मैं वाक्य बनाऊंगा और कब थीसिस लिखूंगा और कब मैं पढ़ा लिखा बोल के जाना जाऊंगा। नहीं होता है, वो तो अबोल है। उसी प्रकार से ये जो प्रोग्राम मेरी तरफ आ रहा है ना, इसका मेरे जीवन में क्या उपयोग होगा, भूल जाओ। अगर आप रिजल्ट की तरफ देख करके कोई कार्य करते हैं ना, तो दोस्तों कार्य में रस नहीं रहता है, हमारा ध्यान तो रिजल्ट में ही होता है यार। इसके लिए तो बिल कहता है कि माफी मांगने जब हम निकलते हैं तो हमारे ध्येय को चेक करो यार। सबसे पहली माफी बीवी से, ताकि सेक्स और बाकी चीजों का रास्ता खुल जाए। उसके बाद माफी बॉस से, ताकि साला नौकरी से नहीं निकले। सिलेक्टिव माफियां होती है, उनका ध्येय होता है कि मैं आसानी से जी सकूं यार, मुझे तकलीफ ना हो। तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, अपने ध्येय चेक करने पड़ेंगे, अपनी सेल्फ विल को समझना पड़ेगा। और इसका ही, ये ऐसी कल्पनाओं का, ये अनरियलिस्टिक, मतलब ऐसी डिमांड्स जो सच डिमांड्स नहीं है, उन डिमांड्स को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो ये मुझे काटती रहेंगी, घूम घूम के आती रहेंगी और मेरा जीवन अस्त व्यस्त करती रहेंगी। समझ इनको दोस्त, ठहर जरा, रुक, ले 12 कदमों का प्रयास और समझ ये तेरे साथ में क्या हो रहा है। और फिर हम इस रास्ते पे चलते हैं, वो विश्वास को उत्पन्न करने की बात करते हैं। फिर मीटिंग्स में रोज रोज जान बचती हुई दिखाई देती है, रोज रोज सुधार होता हुआ दिखाई देता है। और फिर मैं कार्यक्रम को अपने जीवन में लगाना शुरू करता हूँ। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोलता था, लकी तेरे प्रॉब्लम तू ए मीटिंग में लाके शेयर करेगा ना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे तेरे को टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। तूने शेयरिंग किया, तेरे को अच्छा लगा, घर में झगड़ा हो गया फिर भी मैं शांत रहा, अच्छा लगेगा तेरे को। लेकिन वो कल के झगड़े को रोक नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि शायद तेरे देखने का नजरिया बदली नहीं हुआ है। तू जब प्रोग्राम को ले जाके अपने ऊपर लगाता है, अपने घर ले जाता है ना, तो रिकवरी होती है। यहाँ पे तो एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप है, यहाँ पे तो ताकत मिलती है वो करने की। यहाँ पे तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, यहाँ पे आशा मिलती है कि लगा रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड छोड़ दे, करूंगा तो ऐसे ही, नहीं तो तेल लेने गया। वो रेत के महल हम बनाते थे, मुझे याद है बचपन में हम लोग किल्ला किल्ला खेलते थे तो किले बनाते थे बच्चे। और जब बाजू वाले का किला बन के अच्छा दिखता था और साले अपने वो 10 पत्थर आड़े टेढ़े देख के ना, ऐसा दिल होता था कि वो सब पत्थर ही तहस नहस कर देते थे। वही भावना है दोस्तों, तुलनात्मक भावनाएं, दुनिया को देख करके आदर्श बनाने वाली, सपने बनाने वाली, आइडियल्स बनाने वाली, और उनको पूरा करने का कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो आया हुआ सामने एका सोबर व्यक्ति है, प्रोग्राम पे अच्छा चलता है, बेवड़े ले स्पॉन्सर उसको, ले, तेरे पास है, तेरे ग्रुप का है, क्या आइडियल्स बना रहा है तू? ऐसे व्यक्तियों को तू सोच रहा है लेने के लिए जिनके पास तू जाके बात भी नहीं कर पाएगा, जिनके पास शायद समय है कि नहीं है, लेकिन तूने अपना आइडियल बना लिया है। कोड़ ये दुनिया, आ सच्चाई में नीचे। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर एकदम रोजंदारी करने वाला आदमी था, साइकिल पे चलता था। मुझे आना पड़ा सच्चाई में। और फिर जैसे जैसे मैं औरों के लिए काम करने लग पड़ता हूं, तो वो आध्यात्मिकता की, मेरे आत्मा की खुराक के रूप में काम करता है। पैसा, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, ये आत्मा की खुराक नहीं है दोस्तों, ये तो अहंकार की खुराक है। आत्मा की खुराक मैंने महसूस की है, जब आए हुए न्यू कमर के साथ बात करते करते उसको धैर्य देते रहते, धीरे धीरे 15 दिन, 1 महीना, 1 साल पूरा करता है ना, तो वो जो खुशी महसूस होती है, वो खुशी क्या करती है? वो आपकी आत्मा में एक थोड़ा सा पोषण देती है, नरिशमेंट देती है। और फिर महसूस होता है यार,
अभी मैं शराब पीऊंगा, डर नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने सामने वाले को ठीक होते देखा, यार मैं भी ठीक होऊंगा, मेरे भी डर जाएंगे। फिर ईट दर ईट मैं सेल्फलेसली काम करने की शुरुआत करता हूं, मन की इच्छा के विरुद्ध काम करने की शुरुआत करता हूं। इसके लिए शायद आपने बार बार सुना होगा, ये मन की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रोग्राम है। विरुद्ध यानी कि जो सामने है वो करने का प्रोग्राम है। घर में भी प्रयत्न चालू होते हैं, अपने बिजनेस में भी प्रयत्न चालू होते हैं कि मैं जो हूं यार अपनी औकात तो बढ़ाऊं, देने वाला देगा। अरे अपनी स्किल, अपने हथियार तो, मेरे पिताजी बोलते थे हमेशा, हथियार तो साफ करके बैठ, काम आएगा। और मेरे जैसा बेवड़ा था, वो ये सोचता था जब काम आएगा तो देखेंगे यार। देखो कितना विरोधाभास था। जो आदमियों के पास विश्वास होता है तो वो अपनी चीजों को तैयार करके रखते हैं कि जब भी काम आएगा तभी मैं काम करने में पूरा सक्षम होऊंगा। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था, सोचता था कि पहले काम आ जाने दे, बाद में जुगाड़ करेंगे। रिजल्ट महत्वपूर्ण था, प्रोसेस महत्वपूर्ण नहीं था। बार बार ठोकरें खानी पड़ी और तभी समझ में आया कि बिल जो बोलता था ना, हमारे जैसे दीवालखोर आदर्शवादियों को जो बड़े बड़े आदर्श बना लेते हैं और वो अवाजिब अपेक्षाएं रख लेते हैं खुद से, और खुद को इतनी तकलीफ में डाल देते हैं कि ना तो वो पी सकते हैं ना तो जी सकते हैं। बड़ा बुरा हाल है वो ड्राई डंक की स्टेज का। बहुत उपाधियां दी है बिल ने उसको, और उसमें से बचना है तो घोड़े को गाड़ी से आगे लगाओ। मेरे जीवन का घोड़ा है आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति करते करते मैं भौतिक प्रगति करने के लायक हो जाऊंगा, और भौतिक प्रगति होगी भी। और उस भौतिक प्रगति से जो कुछ भी उपजेगा वो मुझे और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए पूरक होगा। कितना विरोधाभास ख्याल है मेरा यार। और मैं सोचता पहले यार नोट कमा लो, उसके बाद में ये भगवान भगवान 12 स्टेपिंग वेल स्टेपिंग सब सेवा विवा सब करेंगे। बुढ़ापे में थोड़ी नोट कमाए जाते हैं, जवानी में कमाओ, बुढ़ापे में सेवा करो। लेकिन साली सेवा से तो मेरा कोई ताल्लुक था ही नहीं। मैं सेवा सिर्फ एक व्यक्ति की करता था, और वो खुद की बस। धीरे धीरे करके घोड़े पे विश्वास आने लगा, भैया औकात बना। उसी चक्कर में मैं जर्मनी गया, पढ़ना लिखना शुरू किया, अपने काम को और समझना शुरू किया। मैं आज भी लोहार हूं, लोहे का ही काम करता हूं। मैं तुलना करता था कि साले देखना ये कच्ची गुजराती लोग कैसा एक स्टोर डाल लेते हैं, साली इतनी लाइन लगती है और 5 साल में दूसरा तीसरा चौथा ये बिल्डिंग बना ली, वो कर ली, ट्रेडिंग में क्या मुनाफे हैं यार। और हम साले लोखंड ठोक ठोक के बेड़ा गर्क उधर ही धूल मिट्टी में चाटते थे। नजरिया बदला दोस्तों। और फिर मैं जो काम कर रहा था उसको प्यार करने की कोशिश की, क्योंकि वही तो मुझे जीवन दे रहा था यार, उसी ने तो जिंदा रखा। आज दूसरा अच्छा कर रहा है तो क्या मैं अपनी पत्नी को लात मार दूं क्या? उसने अभी तक साला शराबीपन से लेके अभी तक खाना खिलाया, पाला पोसा, सब कुछ सहन किया। और आज जब आंखें खुल गई तो वो साली काली लगती है तेरे को, अनपढ़ लगती है अभी तेरे को। नीचे आ दोस्त, नीचे आ। ग्रेटिट्यूड की भावना उत्पन्न कर, नम्रता आएगी। और जब नम्रता आएगी ना तो फिर बेइज्जती नहीं होगी, अपमान नहीं होंगे, क्योंकि तू स्वीकार करने की परिस्थिति में आ जाएगा। और इसके लिए बिल बोलता है, 7वां कदम ऐसा कदम है जो एक गैर जिम्मेदार बच्चे को एक जिम्मेदार आदमी के बीच के फर्क को बताता है। जो आदमी जिम्मेदार हो जाते हैं, खुद की जवाबदारी उठा देते हैं, उनको हम आदमी बोलते हैं। अभी ये मैन बन गया, अभी चाइल्ड नहीं है। अब ये लोगों पे डिपेंड नहीं है अपनी सुरक्षितता के लिए, ये परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है। अब इसने अपना लंगर डाल लिया है। इसको पता है कि जो उच्च शक्ति ने इसको आज से 26 साल पहले मरने नहीं दिया, वो इसको भूखा नहीं मारेगी, वो बेसहारा नहीं मारेगी। उसकी अपेक्षाएं, उसकी इच्छा क्या है, वो थोड़ी थोड़ी करके जानने का प्रयत्न करेगा। तो ये काम का आदमी है। ऐसे में शुरू होता है दोस्तों अगला कदम। जिंदगी के ध्येय बदल जाते हैं।
पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। जिंदगी का ध्येय ये है कि एक ध्येयपूर्ण जीवन जीऊं यार। मैं ऐसे फालतू के आदर्शों के पीछे नहीं जाता अभी। मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं बस। मैं अगर उतना नहीं कर सकता तो इतना भी नहीं करूं वाली भावना रखते रखते मैंने देखा है कुछ हासिल नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ हासिल हुआ है तो बहुत सारी मन में नफरत खुद के प्रति, संबंध टूटे हैं, जान बचाने वाली ये बोर लगती है। तो एक बैंकरप्ट आइडियलिस्ट को एक जिम्मेदार इंसान में बदल करने वाली, जो कि नैतिकता को प्राधान्य देने लग गया है, जो अभी पैसा कम मिलेगा तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, इज्जत कम मिलेगी तो भी चलेगी, लेकिन मैं सच्चाई, ईमानदारी का जितना हो सके उतना साथ दूंगा। पहले जैसा नहीं, या तो पूरा सच्चा, नहीं तो फिर पूरा ही झूठा। अभी ले, वो भावनाएं निकल जाती हैं और एक एक दिन के हिसाब से हम वो संबंध जोड़ पाते हैं दोस्तों। हम एक सामान्य इंसान बनते हैं लेकिन हमारे ध्येय अभी असामान्य है। इसके लिए बोलता है ना बिल, जब ये एक अल्कोहलिक इन 12 कदमों के इस क्रशिंग, इस मिल में से, इस मशीन में से गुजरता है ना, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उत्पन्न हो जाता है जो साला सबके काम का है। अभी अभी सबके काम का है, वो भगवान के भी काम का है। अभी पहले वो खुद के काम का भी नहीं था। दोस्तों, मुझे जो आज ये विषय दिया गया था, मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ी देरी से ज्वाइन हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मुझे समझ में आया, जो मेरे अनुभव थे, मैंने आपके साथ में शेयर किया, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।